आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे हम लोग आज से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है आज हमारा, जो आपके एग्जाम के जो है यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड किया गया है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हैं, प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कनेक्शन किया गया है इसमें। साथ ही साथ सी टेट एग्जाम और किसी भी स्टेट का टेट, चाहे रीट हो या बी टेट हो, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला। सुपर फास्ट तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को समय मिलेगा कुछ कि आप लोग इसका आंसर दे सकें, चाहे कमेंट बॉक्स में हो या कॉपी में हो, ताकि आप अपना ऑब्जर्वेशन, आपका अपना मूल्यांकन खुद कर सकें। और उसके बाद मैं इसका डिस्कस करूंगा ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। चलिए तो क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद मैं आपका आंसर बताता हूं। चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे और आंसर भी कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू को शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोग को पावलोव जी के बारे में बताना चाहता हूं। जो आपके पावलोव जी हैं, उन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसे जीभ में, एक आपको पता है कि एक ट्यूब लगा करके उसका लार ग्रंथि को ऑपरेशन करके वो ये जानना चाहता है उसका किस तरह से वो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस घंटी है, घंटी बजने पर उसके मुंह से कितना लार निकलता है, उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था। वो सिद्धांत यहाँ पे लागू हो रहा है, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन आपका है कि जब बच्चा जो भी तूफान का आवाज सुनता है, खिड़की के बाहर बिजली चमकती है, उसको सुन करके वो बच्चा जो उछलता है, बार बार ये प्रक्रिया करने पर बाद में क्या होता है, एक बार बिजली चमकती गर्जना सुनकर तुरंत वो फिर उछलता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट ए हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या प्रयत्न भूल का सिद्धांत नहीं, ये क्या है आपका ए हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया उनका सही है। इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते सुपर फास्ट तरीके से आज हम लोग सब क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़े जल्दी से आप लोग और आंसर देने का प्रयास करें। आप लोग कॉपी लेके बैठे, कलम लेके बैठे, कंप्लीट आज पढ़ेंगे, पूरा जोश के साथ पढ़ेंगे। आज क्रैक कर देंगे हम लोग पूरा सीडीपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं के बारे में पूछा जा रहा है हमें। तो सबसे पहला बात क्या होता है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक अभिप्रेरणा तथा ऋणात्मक अभिप्रेरणा। आपको पता होगा अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। जो हमारा मोटिवेशन होता है, व्यक्ति का जो अप्रिय स्थिति से दूर करने का उसका काम होता है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह बात क्या है, सही है हमारा। उसके बाद का यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह भी सही है, हमें नहीं चुनना है, नेगेटिव वर्ड चुनना है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो सबसे पहला बात क्या है, अभिप्रेरणा जो होता है व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, तो हमें यह मनोविज्ञान आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव वर्ड चुनना था, जो कि हमारा नेगेटिव डी नंबर आ रहा है, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी आंसर सही होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, बार बार अगर आर्टिफिशियल उद्दीपन देते हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है किसी के व्यवहार में, वो क्या कहता है, अभ्यस्तता कहलाता है। ये क्या कहता है, अभ्यस्तता कहलाता है, निकषता कहलाता है। ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अधिगम नहीं कहलाता, ना ही अस्थायी अधिगम, और अभिप्रेरणा भी यहाँ पे नहीं। यहाँ आंसर क्या होगा आपका, अभ्यस्तता कहलाता है। बहुत आदमी का सही आंसर आया है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग का भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। सुपर फास्ट तरीके से आज क्लास को हम लोग शुरू किए हैं और उसी स्पीड से हम लोग करेंगे। बहुत क्वेश्चन को आज हम लोगों को करना है।
चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चंस, ऑप्शन भी पढ़े होंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक, सबसे पहले उपलब्धि अभिप्रेरक क्या होता है इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा जो होता है से तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरणा से होता है जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को क्या करता है, इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। उपलब्धि अभिप्रेरक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, जो विशेषताएं हैं उस आपको देखना कौन कथन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक देखिए, अभिप्रेरणा दो तरह के होते हैं, जो एक जन्मजात होता है जो कि भूख हो गया, प्यास हो गया, है ना, ये सब सोना, नींद लेना, ये सब, और कुछ कुछ क्या होता है हम लोग उपलब्धि अभिप्रेरक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, कोई जरूर नहीं। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसे हमको पूरा करना ही है और नहीं करेंगे मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए यहाँ पे आवश्यक, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, उससे आपका जीवन अच्छा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ये बात भी सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को, आपका जो भी इंडिविजुअल या फिर पर्सनल जो आपका जो एबिलिटी है वो संतुष्ट होता है, उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। इससे मोटिवेशन से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को आप लोग देख कर, आप लोग अपने समाज में देखें, बहुत से शिक्षक हैं जो उसको देख के अभिप्रेरित होते हैं और आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये एक अभिप्रेरणा है जिससे आप क्या समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये अभिप्रेरणा हमें क्या करता है, पॉजिटिव मूड में लाता है। तो सभी ऑप्शन आपके सही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी नंबर आपका सही आंसर है। जिन जिन लोगों का डी आंसर है उनका क्या है, सही। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए आप लोग पढ़ ले होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। जो है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं, टीचिंग के बारे में सत्य नहीं है। तो इसको ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये बात सही है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, एकदम सही बात है। शिक्षण जो होता है, जो टीचिंग होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। जैसे बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं और बच्चे घर में भी पढ़ते हैं, तो दोनों तरह का औपचारिक वहाँ अनौपचारिक दोनों तरह का टीचिंग हो सकता है, शिक्षण हो सकता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, एकदम सही बात है। शिक्षण क्या है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। शिक्षण अन्वेषण है, नहीं, शिक्षण अन्वेषण नहीं है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो रहा है, तो हमको नहीं चुनना था, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया है उनका सही है, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इसको जल्दी से पढ़िए, सुपर फास्ट स्पीड से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करना है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसे पढ़ें और इसे जवाब देने का प्रयास करें। चलिए पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है। अगर कोई बच्चा पहले कोई गलती किया है या अच्छा काम किया, उसके अकॉर्डिंग की नया अनुक्रिया करता है, नया काम करता है, तो वो किससे संबंधित है। आपको पता होगा कि ये थॉर्नडाइक महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का नियम। उसमें कहा गया था अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, तो उसके अंदर में फिर आग लगता है और वो अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहता है। अगर वो खराब काम करता है, उसके अंदर में क्या होता है, हीन की भावना आती है और वो धीरे धीरे उस काम को करना छोड़ देता है। ये प्रभाव का नियम है। तो सीखने का सदस्यता का नियम ये नहीं होगा, सीखने का प्रभाव का नियम है, जो कि आपको बी ऑप्शन में है। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम ये भी नहीं है, सीखने का तत्परता का नियम ये भी नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, प्रभाव। जैसा प्रभाव पड़ेगा उसी तरह से बच्चे आगे तैयारी करेंगे, इसलिए आपका बी हो गया सही। इसलिए आप लोग हमेशा अच्छा तैयारी करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। आप एक कॉपी कलम लेके बैठें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सही आंसर का प्रयास करें। उसके बाद मैं से बताऊंगा ताकि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकें। आपको कितना तैयारी हुआ, आपने कितना पढ़ा है, इसका जांच भी आपके साथ साथ हो सके, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं। चलिए जल्दी से आप लोग पढ़ें।
चलिए पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं, क्या होगा सही आंसर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने के जब बच्चे कोई सीखते हैं उसमें अभिप्रेरणा क्या काम करता है, मोटिवेशन क्या काम करता है, तो इसे हम लोग देखते हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, जो मेमोरी पावर उसे पैना बनाती है, ऐसी बात नहीं। अभी प्रेरणा से कोई बच्चा का जो है स्मरण शक्ति तेज होता है ये नहीं कह सकते हैं हम लोग, ये ऑप्शन आपका गलत है। उसका पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, नहीं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य नहीं बनाती है, चौतरफा तरफ सोचने के योग्य बनाती है, क्योंकि मोटिवेशन मिलने से आदमी चारों तरफ से सक्सेस करना चाहता है, तो ये भी आपका गलत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, एकदम सही बात है। अगर किसी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है तो वो पढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट लाता है, वो काम में रुचि लाता है, ताकि वो अधिक से अधिक ग्रो कर सके। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन उसमें बना रहे, और मोटिवेशन बना हुआ रहेगा, रुचि बना हुआ रहेगा, तो आपको एग्जाम में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता, इस बात की फुल गारंटी है। चलिए बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ ले हैं, तो चलिए आंसर भी दे चुके हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला ऑप्शन बहुत ही सही लग रहा है, और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसे हम लोग पॉजिटिव वे में मानेंगे। चलिए ठीक है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये बात भी सही है, अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का हम लोग प्रयोग करेंगे, वो भी अधिगम को अच्छा बनाएगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण को प्रयोग करें, व्याख्यान देने से लेक्चर मेथड और मनोवैज्ञानिक होता है, इसे उतना महत्व हम लोग नहीं भी दे सकते हैं। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं के पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, आवधि जो आपका अलग अलग टाइम में थर्ड छमाही बरमाही परीक्षा, तो इस पर ध्यान दिया जाए, ये बात भी। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है, सीखना समृद्ध तब होगा, अच्छा तब होगा जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, और दुनिया जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, इंटरेक्शन करे और एक दूसरे को हेल्प करे, शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। ए नंबर सबसे बेटर है, इसलिए हम लोग ए के साथ चलेंगे, और आपका आंसर ए होता है। जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिया उन सभी का सही है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग का सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें, आपके समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसे बनाने का प्रयास करें, फिर मैं इसे डिटेल में बताता हूं क्या है इसके पीछे का बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, एकदम पहला ऑप्शन ही आपका सटीक लग गया। विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, हम कहीं भी एकमात्र स्थान नहीं है जहां अधिगम हो, शैक्षिक संस्थान या स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, बस वही जगह नहीं जहां पे अधिगम हो। बच्चे कहीं पे भी सीख सकते हैं, रोड पे चलते हुए सीख सकते हैं, घर पर सीख सकते हैं, प्ले ग्राउंड में सीख सकते हैं, सब जगह सीख सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, और हमें गलत ही चुनना था, इसलिए हमारा आंसर एक हो जाता है। और भी ऑप्शन को मैं देख लेता हूं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, एकदम सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बहुत अच्छा है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बहुत ही सही है। और आपको नहीं चुनना था, तो विशेषता नहीं है, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी हम लोग को इस सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को बनाना है, जल्दी से आप लोग पढ़ें। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया,
तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सबसे पहले मैं इस वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक में मुख्य रूप से वर्दामन, कोहलर और कॉफका और लेविन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होते हैं। उन लोगों ने ही गेस्टल्टवादी सिद्धांत को दिया था। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो इनसाइड थ्योरी है, गेस्टल्टवादी सिद्धांत, यहाँ पे हमारा आ जाएगा गेस्टल्टवादी सिद्धांतवादी। और आपके ऑप्शन में पावलोव है ना, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब नहीं दिए हैं, तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, जिन लोगों ने ए दिया है उनका सही है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग पढ़ें। बहुत ही आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, बहुत जल्दी आपका आंसर इसमें मिलेगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, आपके आगामी एग्जाम में भी आने की पूर्ण संभावना है। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी नहीं छूटे। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। आप जो कोई बच्चे सीख रहे हैं उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है? नकारात्मक भूमिका कभी नहीं। बच्चे के माता पिता कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते अपने बच्चे के लिए, गलत हो गया। अग्रोन्मुखी भूमिका, अग्रोन्मुखी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगे के लिए सोचना, ये बात आपका सही हो रहा है। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी सही बात है, लेकिन उससे अच्छा अग्रोन्मुखी होता है। तटस्थ होना चाहिए, ये बात भी नहीं होगा। सबसे बेटर हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? वो आ रहा अग्रोन्मुखी, इसलिए हम लोग बी के साथ चलेंगे। क्योंकि माँ बाप को पता होता है अगर बच्चे को सही एजुकेशन देंगे आगे जाकर के वो अच्छा आदमी बनेंगे, इसलिए शुरू से ही अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षकों के द्वारा पढ़वाते हैं, अधिक से अधिक संसाधन देते हैं, अपने कम यूज करके, अपने सिंपल रह करके बच्चों को सब परवरिश करते हैं। इसका मतलब बच्चे के बारे में माता पिता हमेशा अग्रोन्मुखी सोचते हैं, आगे सोचते हैं ताकि बच्चा उसको आगे जाकर सक्सेस कर सके। इसलिए आपका आंसर 2 होगा। बहुत ही अच्छा जवाब। बहुत आदमी सी डी दिए होंगे, सी डी नहीं होगा, आपका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन में है, क्या बात है, क्या इसका आंसर होगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऐसा स्थान जहां पे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। खेल का मैदान है, विद्यालय कक्षा का पर्यावरण है, सभागार है, घर है। आप बताइए बच्चे का सबसे अधिगम कहां पे होगा? जहां पर जाने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को कर रहे हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बन के ऐसे विद्यालय में जाना चाहते हैं जहां पे बच्चों को अधिक से अधिक आप पढ़ा सकें। इसलिए विद्यालय वो कक्षा का पर्यावरण ही एक ऐसा जगह है जहां पे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सभागार, घर और खेल का मैदान भी है, लेकिन सबसे बेटर आंसर हमें चुनना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ के आंसर दे दिए होंगे, लिख लिए होंगे, छोटा क्वेश्चन था। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होने से क्या होगा? बच्चे में अभिप्रेरणा अच्छा है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन को सुनना है तो हम आगे के ऑप्शंस को भी देखना चाहेंगे। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक उपचारात्मक कार्य देने से बच्चे अधिक अभिप्रेरित होंगे। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में एकदम खामोशी तो हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा। खामोशी होने से किसी के अभिप्रेरणा के बारे में नहीं पता चलेगा। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे प्रश्न पूछेंगे इसका मतलब बच्चे बहुत ही अभिप्रेरित हैं, मोटिवेट हैं टीचिंग करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना सबसे बेटर ऑप्शन होगा। तो हम लोग सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 14 नंबर। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके आगामी एग्जाम के लिए 100% चांस इस क्वेश्चन को आने का, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग जल्दी से दें। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाते हैं।
चलिए तो देखते हैं, मन का मानचित्र संबंधित है, माइंड में किससे संबंधित है? बोझ बढ़ाने का तकनीक से नहीं, बोझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं है, ये गलत हो गया। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ये भी गलत है। मन का चित्र बनाने से नहीं, आप लोगों को लगा होगा मन का चित्र बनाने से, लेकिन मन का चित्र बनाने से ये संबंधित नहीं है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना, मन के मानसिक समझते कि अगर कोई बच्चा अच्छा है या बुरा है, बदमाशी कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर के द्वारा एक अनुसंधान कहता है क्रियाशीलता का, किस तरह का एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख करके उसके बातों को जाना जाता है और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। इसलिए 14 का हमारा आंसर डी होगा। जिन जिन लोगों ने दे दिया उनका सही है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सुपर फास्ट स्पीड के साथ, इसे आप लोग जल्दी से पढ़ें। चलिए देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, आंसर भी दे चुके हैं। चलिए देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? सबसे बेहतर तरीका क्या होगा उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके ऑप्शन है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बच्चे में किस किस चीज का डिसएबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का प्रयोग करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा बात इस ऑप्शन में दिया गया है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और भी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं सही निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये नहीं हो सकता है कि कोई ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं महंगा सामान चमकदार सामग्री नहीं प्रयोग कर पाएंगे, टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे शिक्षक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये बात भी हम कह सकते हैं बेटर है, लेकिन और भी ऑप्शन इससे अच्छा एक नंबर है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करने से बच्चे अच्छा से सीखते हैं, ये बात भी मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन अगर होगा बच्चे की अक्षमता के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा बेटर होगा। इसलिए हम ए के साथ चलेंगे कि किस बच्चे को कैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। इसलिए खेल विधि हो गया, अलग अलग विधि है, निरीक्षण विधि हो गया, अभ्यास विधि हो गया, योजना विधि हुआ, खोज विधि हुआ, सबके लिए इस तरह का प्रयोग करने से बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। हमें सबसे बेटर ऑप्शन चुनना था जो कि एक में हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी पढ़ें आप लोग, जल्दी जल्दी पढ़ें। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में है संवेगों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले बात, संवेग होता क्या, इमोशन होता क्या, मैं आप लोग को पहले भी क्लास में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर सब वीडियोस को देख सकते हैं, एकदम कंप्लीट फ्री है। आप लोग सभी प्लेलिस्ट को देखें, कहां पे क्या है नहीं है। अगर उसके बाद में आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए स्पेशल क्लास लाऊंगा ताकि आपका समस्या का समाधान हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ संवेग, वेग मतलब गति, मतलब कि ऐसा इमोशंस, ऐसा जिसमें गति हो, स्पीड हो। संवेग भाव या अनुभूति के अति निकट होने के कारण जब भाव की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर उद्दीपित हो जाता है, शरीर में एक एनर्जी आती है, इस है ना, एक अलग तरह का परिवर्तन होता है। इस उद्दीपन व्यवस्था को संवेग कहते हैं। जैसे भय, डरना, और कुछ हो गया है ना, सांप को अचानक देख लिया तो आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्रोध, गुस्सा आना, अगर कोई गलती कोई सामने आप पे कर रहा है, आपको कुछ कह रहा, गुस्सा आना। प्रेम, किसी के प्रति प्रेम आना। चिंता करना, किसी चीज का टेंशन होना, एग्जाम का टेंशन होना, ये एक ऐसा संवेग है। आपको चिंता नहीं करना, मैं हूं, आपको सबसे अच्छा नंबर दिलाऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे और आप अच्छे से पढ़िए, देखिए सब समस्या का समाधान मैं करूँ कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचिंग एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है जहां पे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखने से कुछ नहीं होगा, रोट लर्निंग से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट करना है माइंड को, माइंड मैच्योर करना, हम लोग को माइंड से मैच्योर होना है। ईर्ष्या हो, जिज्ञासा इत्यादि, ये सब क्या है, संवेग है। तो हमें क्वेश्चन पूछा संवेग की उत्पत्ति होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, इनमें से को नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा जाएगा यहाँ पे, सबसे पहला मूल प्रवृत्ति से।
संवेग की उत्पत्ति कैसे, तो मूल प्रवृत्ति, आपका मूल प्रवृत्ति कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप में संवेग आएगा। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को प्रेम ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को है ना मतलब कि किसी के प्रति क्या कहते हैं घृणा होता है, किसी को नहीं होता है। तो ये आपके प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरफास्ट स्पीड के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी होता है उसका संबंध किससे है। अब सबसे पहला बात एक चीज बताइए, क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा जगती है कब जगती है, जब कुछ देख के आश्चर्य होता है। मैंने देखा धुआं के अंदर आग तो मुझे आश्चर्य हुआ, आखिर कैसे निकला आग। तो किसी चीज को देखने के बाद आश्चर्य होना, इंद्रधनुष को देखने के बाद आश्चर्य होना, मतलब बच्चा मम्मी से पूछता है कि माँ ऊपर में आज 7 कलर का क्यों सूर्य दिख रहा है, क्या कारण है, तो बच्चे को बताएगा ये इंद्रधनुष के कारण हो रहा है 7 कलर। तो मतलब बच्चे में जिज्ञासा जागती है कब, जब कोई चीज आश्चर्य को देखता है, वांडर होता है। इसलिए मैकडूगल ने कहा है जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो आश्चर्य से होगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। घृणा से नहीं, भय से नहीं, भूख से नहीं, आपका आंसर सी। जिन जिन लोगों ने सी दिया है उनका क्या होगा, सही। इसलिए आश्चर्य से क्या होता है, बच्चों में जिज्ञासा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सीखने का नियम प्रतिपादक है। जल्दी से आप लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत बार आपको बताए हैं। चलिए बहुत अच्छा। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका था आपका, जिसमें मैंने बताया था कि प्रभाव का नियम, सीखने का नियम प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक जी हैं। थॉर्नडाइक महोदय, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो चुका, टाइपिंग मिस्टेक है। थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ही कहा गया था कि सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 है और 5 सहायक नियम होते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक जी का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बने रहिए। आज हम लोग खत्म करेंगे, सीडीपी पे वार करेंगे और सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से इंप्रूव करेंगे हम अपना साइकोलॉजी। कोई समस्या नहीं होगा, आज के बाद आपको समस्या नहीं आएगा सीडीपी क्वेश्चन में। चलिए आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी जवाब दें। बहुत आदमी जवाब दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें, इस क्वेश्चन का आंसर दें, अपना इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इस क्वेश्चन में है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ये मनोवैज्ञानिक कौन थे बताइए। इन्हीं मनोवैज्ञानिक ने 4 सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत का। जल्दी से बताइए, आप लोग को हिंट्स दे दिए हैं। जीन पियाजे महोदय ने दिया है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। जीन पैगट आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने जीन पियाजे दिया है उनका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फुल स्पीड के साथ करेंगे, समय को नहीं बर्बाद करेंगे। आपका समय बहुत कीमती, मैं इस बात को समझ रहा हूं, इसलिए कंप्लीट स्पीड के साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस क्लास को मैं करवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चंस भी आपको करने से आपका सॉल्व होगा सभी क्वेश्चंस। इसके बाद मैं सभी सीरीज को लाऊंगा, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, सभी क्वेश्चंस को करेंगे। डेली आपको क्लास मिलेगा, आपको बने रहिए। और किस में अधिक दिक्कत है कमेंट करें, उस पर आपको क्लास मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, चलते हैं इसको देखते हैं क्या है इसमें। आपको क्वेश्चन आ चुका है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। देखिए अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत जो है सभी कैसे हैं आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जितने भी आपको सिद्धांत दिया, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया, स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत हुआ या प्रबलन सिद्धांत, ये सभी क्या है व्यवहारिक सिद्धांत है, बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा आपके, लास्ट तक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, इसलिए बने रहिए आप लोग क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आज तोड़ देना है, फोड़ देना है, आज सभी क्वेश्चन को बना देना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें जल्दी से पढ़ें आप लोग इस क्वेश्चन को।
प्रोजेक्ट विधि, बहुत आप लोग प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए होंगे। किस अवस्था के लिए उपयोगी है, सबसे अधिक उपयोगी किस अवस्था के लिए होगा, यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इतना बना लिए होंगे, बहुत आदमी ने सही जवाब दिया है। देखिए प्रोजेक्ट जो होता है, जो परियोजना विधि होता है, परियोजना विधि में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये सबसे पहला बात, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था बच्चा विद्यालय जाना शुरू ही करता है, तो यहाँ पे तो उसे प्रोजेक्ट उतना नहीं मिलता है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट मिलता है, वो नहीं कर पाता। बाल्यावस्था में थोड़ा थोड़ा उसे प्रोजेक्ट मिलता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाता है, नहीं तो प्री स्कूल में रहता है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। बाल्यावस्था में थोड़ा सा जानता है तो वो नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट विधि होता है सबसे अधिक उपयोगी किशोरावस्था के लिए होगा, क्योंकि ये बच्चे समझदार हो जाते हैं, समझ पाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे बेटर हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे अच्छा किस विधि में होगा, तो हमारा किशोरावस्था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बाल्यावस्था भी होता नहीं, पूर्व बाल्यावस्था को हम नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना पूर्व बाल्यावस्था के बाद शुरू करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए बेटर हमारा आंसर सी है। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूरा स्पीड के साथ आपके क्वेश्चन है, जल्दी से इसे क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग और जवाब देने का प्रयास करें। आप अपने कॉपी में जवाब दें, रजिस्टर में जवाब दें, कमेंट में, जहां भी दें, मन में सोच लें, कोई जरूरी आंसर देना ही है। और मैं जब बताऊंगा आप उसे चेक करें, कितना आप अपने आप को आंक पा रहे हैं। आज का ये चेक होगा आपका, आज अग्नि परीक्षा है। जल्दी से आप लोग बताएं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। डाल्टन विधि को किसने दिया है, इसे आपको पूछा जा रहा है। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं डाल्टन विधि है क्या, इसे मैं बता रहा हूं, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिए। आपका ऑप्शन डाल्टन नहीं है, इसका आंसर क्या है, सी है। सी क्यों है आपको मैं समझा रहा हूं। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलन पार्कहर्स्ट, जो यहाँ नाम लिखा हुआ है, के द्वारा किया गया था। इस विधि में छात्रों को कोई काम सौंप दिया जाता है, कोई काम दिया बच्चों को, अलग अलग काम दिया था, और छात्र प्रयोगशाला के रूप में अपनी अपनी कक्षाओं का ही प्रयोग करते हैं। मतलब प्रयोगशाला के रूप में अपने अपने कक्षा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से क्या हो रहा है ना, और उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग क्या क्या समस्याएं हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि रूप में अपने अपने कक्षाओं का प्रयोग करते हैं। बालक स्वतंत्रतापूर्वक बगैर समय चक्र को अपने कार्य को अपनी क्षमता, योग्यता, स्तर आदि के अनुसार दिए गए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये होता है डाल्टन विधि, जो कि मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया उनका क्या है, सही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फुल स्पीड के साथ हम 23 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, जल्दी से पढ़ें आप लोग। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप शिक्षक बनने वाले हैं तो किस तरह का आप बिहेव करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदता की भावना का, तटस्थता की भावना का। सबसे सही जवाब बताइए क्या होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पता नहीं चल रहा है क्या दे आंसर। देखिए सबसे पहला बात, प्रतियोगिता की भावना देने से बच्चों में क्या होता है, ऊंच नीच का भाव आता है, कोई तेज कोई भूगोल। सबसे बड़ा बात क्या हो, बच्चों को हमेशा अध्यापक को क्या देना चाहिए, बढ़ावा, सहयोग करने का बहाना चाहिए। सहयोग के से ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें अध्यापक को शिक्षार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, प्रतिद्वंदता का नहीं देना, प्रतियोगिता का नहीं, तटस्थता की भावना का भी नहीं, सहयोग। इसलिए आप लोगों से भी एक ही सहयोग है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और आपके एग्जाम में सबसे सच्चा साथी आपका गुरु क्लासेस ई लर्निंग है, इसलिए इस पे आप लोग बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और बताने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं आप लोग, आंसर भी दे चुके हैं। आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीखने हेतु अच्छे सुलभ करता,
सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का सुलभ करें, मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम का सही आंसर दें, उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताएं, उसे सपोर्ट करें, उसे मोटिवेट करें, उसे अच्छी तरह से एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाएं, मतलब सुलभकर्ता सब कुछ सुलभ कर दें। बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने के, सिर्फ गणित विज्ञान और भाषा नहीं सिखाना, सब हॉल डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए। बच्चों को मूल्यांकन आधारित शिक्षा देना नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उसका हॉल डेवलपमेंट करना है। इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाना ही हमारा भूमिका नहीं है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका हमें निभाना है। आपको सभी कुछ सुलभ हो सके, जिस तरह से आपको इस तरह पर सब कुछ सुलभ हो रहा है, सभी तरह क्वेश्चन, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी हो रहा है सुलभ, तो आप लोग भी जब शिक्षक बने तो अधिक से अधिक सुलभकर्ता बने, ताकि बच्चे आपसे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। बहुत ही अच्छा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हम लोग 25 पे पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं। चलिए जल्दी से बने रहिए आप लोग। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जल्दी से आप लोग अध्यापक बनने वाले हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें इसका आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता, बहुत जरूरी बात हो गया कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, भुसगोल हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी बच्चा सीख सकता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसी दृष्टि से हमें बच्चों को पढ़ाना है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नहीं, ये गलत है, सब बच्चे सीख सकते हैं। अधिकतर बच्चे सीख सकते नहीं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की नहीं, प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, इस दृष्टि से हमें पढ़ाना है। जिस तरह से यहाँ पे हमारा समावेशी शिक्षा हो रहा है, किसी भी जाति, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपको किसी भी एग्जाम का तैयारी कर, सबके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम का यहाँ पे तैयारी हो रहा है, सभी बच्चे हमारे लिए समान हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सबको मैं समान शिक्षा दे रहा हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छे शिक्षक हमारे देश में बने, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, आप लोग समाज में डेवलपमेंट ला सकें, इसलिए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इस उद्देश्य से हमें बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और आंसर देगा आप लोग प्रयास करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? इस तरह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि क्या दें नहीं दें। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। विच इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो यहां पे हमको सबसे बेस्ट आंसर चुनना है। सबसे पहले बात मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चा सिर्फ पुस्तकें पढ़कर नहीं, परिचर्चा द्वारा नहीं, या नहीं प्रश्न पूछकर, बल्कि कई प्रकार से सीखता है, अलग अलग तरह से सीखता है। चाहे वो विद्यालय में सीखे, है ना, या टीवी देखकर के सीखे, आप वो औपचारिक सीखे, अनौपचारिक सीखे, तो अनेक प्रकार से बच्चा सीख सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई एक प्रकार नहीं, सभी प्रकार के बच्चे सीख सकते हैं, इसलिए डी के आंसर के साथ चलेंगे हम लोग। बहुत अच्छा आप लोग सोचे और जवाब देने का प्रयास किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप लोग अपने मन में सोचें, कॉपी में लिखें, कमेंट करें, जैसे भी करें, आप अपना मूल्यांकन करें। आप अपना क्या थिंकिंग करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचें, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, तो आप उसे मिलाएं कि आपका सही जवाब है या नहीं है, इससे आपका मूल्यांकन होगा, क्योंकि स्व मूल्यांकन सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आप लोग पढ़ लिए हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अगर कोई बच्चा सीखने में त्रुटि कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपको समय मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आप लोग मन में सोचें, रजिस्टर में लिखें, कॉपी में लिखें, कमेंट करें और आप लोग मूल्यांकन करें। अगर आप लोग से गलती होती है तो मैं इसका जवाब देता हूं, समझाता हूं। तो गलती होना सीखने की प्रक्रिया एक भाग है, इसे हम लोग गलत नहीं कर सकते। जब तक गलती नहीं करेंगे हम लोग सही काम नहीं कर सकते, इसलिए गलती करना भी जरूरी है जीवन में, जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि इस गलती को दोबारा हमें नहीं करना है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। नहीं, विद्यार्थी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। विद्यार्थी त्रुटि करेंगे, सीखेंगे तो करेंगे, सीखने करने में होगा ही।
त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, विद्यार्थी लापरवाही कारण त्रुटियां होती है, गलत बात है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं, गलत बात है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती है, जो कि बी नंबर आंसर आपका सही है। तो जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया है सही दिया है, इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप उसे देखें समझें और मन में ही सोचें ए होगा इसका, बी होगा, सी होगा। तुरंत मैं उसका आंसर दे रहा हूं कुछ सेकंड्स में, ताकि आप उसे मिला सकें और आपका अपना चेक हो सके कि आप किस तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम के लिए और आप में क्या कमी है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना। चलिए, मधु गणित में कमजोर है। मधु गणित में कमजोर, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसे गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? विच इज द मेन फैक्टर, है ना। क्या कारण है जो वो वीक है मैथ्स में? पहला, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, गलत। ये लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहा, तो पहला ऑप्शन सीधा हम लोग काट देंगे। दूसरा है, उसके माता पिता अनपढ़। नहीं, अगर उसके माता पिता अनपढ़ है तो उस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चे तो आराम से गणित अच्छा कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। हो सकता है बच्चे को अध्ययन में रुचि नहीं हो, मैथ में रुचि नहीं हो, साइंस में रुचि हो, सिविक्स में रुचि हो, हिस्ट्री में रुचि हो, लैंग्वेज में रुचि है, तो रुचि बनाना किसका काम है? शिक्षक का काम है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट बात। गणित शिक्षण की जो त्रुटि, आप जो जिस मेथड से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो आपका मेथड गलत है, इसलिए बच्चे को, है ना, बच्चे जो है गणित में कमजोर हैं, इसी कारण से बच्चे, इसलिए आपका आंसर डी होता है। इसलिए आपको पढ़ाई को रुचिपूर्ण बनाना, अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना, खेल विधि करिए, मोंटेसरी विधि करिए, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण, जो भी मेथड से पढ़ाइए आप बच्चे को पढ़ाइए और उसे गणित सिखाइए, ये आपकी जिम्मेदारी। जिस तरह से मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको पास करवा के रहूंगा, इसके लिए मुझे जितना पढ़ाना पड़े, जैसे पढ़ाना पड़े, जैसे आपके लिए क्लास करवाना पड़े, और आप लोग भी बने रहिए और आप लोग का निश्चित सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग पढ़ें और मन में सोचें, कॉपी में लिखें, कमेंट करें, जहां आपको सुविधा हो आप, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले अपने अनुसार सोचें क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी टेट का तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, आपके लिए ये रामबाण क्लास है आज। जल्दी से आप लोग पढ़ें इसे। बहुत अच्छा शिक्षक के बारे में है, आपके बारे में है। निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है एक अच्छा अध्यापक के लिए? एक अच्छा अध्यापक में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करें। वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में शिक्षक जब व्याख्यान देते हैं बच्चे नींद मारते हैं, आलस लगता है, गप करते हैं। लेक्चर में जो मेथड होता है वो अमनोवैज्ञानिक होता है। इसमें एक ही पक्ष एक्टिव होते हैं जो व्याख्यान दे रहे हैं, दूसरे पक्ष उतना एक्टिव नहीं होते, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं है हम सदैव, सदैव नेगेटिव वर्ड होगा, सदैव हम नहीं, उसे प्रदर्शन के द्वारा ही सिखाएं, ये भी गलत आपका ऑप्शन है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बड़ी बात कह दिया इस ऑप्शन ने, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है। और ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, गलत बात। कोई अनुशासन नहीं, आपको सिर्फ बच्चे को सिखाना है। अगर आप अच्छा पढ़ाइएगा, आप अच्छा सिखाइएगा तो बच्चे बने हुए रहेंगे जिस तरह से आप लोग बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप शिक्षक बने, विद्यार्थियों को हमेशा सीखने के लिए, जिस तरह मैं करता हूं, आप बच्चों को प्रेरित करें सीखने के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक सीखे, जाने, रटे नहीं, एग्जाम के व्यू से नहीं, उसे सीखे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़ें आप लोग। 30 पे नहीं होगा आज क्लास खत्म। बहुत आदमी सोच रहे हो 30 क्वेश्चन सर क्लास खत्म नहीं करेंगे। आज आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम मिला है, अच्छी तरह समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग आज समाधान करेंगे। जल्दी से आप लोग पढ़ें इसका आंसर क्या होगा। आप लोग मन में सोच लिए होंगे, कॉपी में लिख दिए होंगे, कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया का क्या
शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके शिक्षक बनने के बाद, शिक्षक बनने के पहले बहुत जरूरी है कि अगर कोई बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर आप नहीं जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी टीचर मशीन नहीं है हम सब कुछ याद रहे, कोई भगवान नहीं है, उसे बहुत कुछ वो भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है, इसे समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, जैसे कि पहले करवाया जाता था। मुझे याद है बचपन में जब मैं किसी शिक्षक को कुछ पूछता था तो वो अगर नहीं जानते थे वो हमको ढूंढ देते, तुम काहे पूछ रहे हो क्वेश्चन, दिमाग तुम्हारा खराब है, चलो दूसरा काम करो, तुम टेबल लिख के दिखाया जो को पूछ रहा है हमको। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछने में चुप करवाएंगे तो उसका जो मनोबल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है वो मनोबल टूट जाएगा और वो नहीं सीखना चाहेंगे। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमें चुनना है सही ऑप्शन, चलेंगे सही ऑप्शन के तरफ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। अगर शिवानी ने कोई क्वेश्चन पूछा, देखो ऐसा ऐसा सर क्या इसमें समस्या है, उसका ध्यान बटा दिए हैं, तुम ड्रेस बन के नहीं आए हो, तुम्हारा अटेंडेंस कल नहीं था, ध्यान नहीं बटाना है, उसका जिज्ञासा को शांत करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, एकदम सही बात है। लेकिन अगर ये बात आप कहेगा, आप पे जिम्मेदारी आती सर आप नहीं जानते तो कैसे शिक्षक बन गए, तो ये भी बड़ी समस्या है। तो डायरेक्ट हम नहीं कहते मैं नहीं जानता हूं। उससे बेटर ऑप्शन है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए कि मैं अभी नहीं जान रहा हूं, मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा आपको, धैर्य रखिए, मुझे भी दिमाग में नहीं है। इस तरह से आप कुछ बता सकते हैं ताकि बच्चे को जिज्ञासा शांत करें, दूसरे समय इसको इसका आंसर बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट, डी के साथ चलेंगे तो हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अपने जीवन में उतारिए कि कभी भी ऐसा समस्या है, मेरे साथ खुद आता है जब हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, कभी कोई चीज़ में डाउट हो जाता है तो मैं बताता हूं आपको, मैं कल बताऊंगा और कल सबसे पहले उसी को मैं बताता हूं। इस तरह से हम लोग करने से क्या होगा, बच्चे का क्या जिज्ञासा को हमें शांत करना है, उसे सही चीज़ बताना है, गलत नहीं, भ्रमित नहीं करना है। जैसे मैं आपको भ्रमित नहीं करता हूँ, आप लोग बने रहे, आपका अच्छा पढ़ाई करवाऊंगा, इसका मैं पूरा गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्लास आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, जल्दी से इसको आप लोग पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पुरस्कार एवं दंड क्या है। पुरस्कार एवं दंड क्या है, सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। देखिए ये सब ऑप्शन आपके गलत हैं। सकारात्मक प्रेरक नहीं है, स्वाभाविक प्रेरक नहीं है, अर्जित प्रेरक नहीं है, ये सभी कैसा प्रेरक है, पुरस्कार या दंड कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक कैसे, देखिए यहाँ पे सकारात्मक हम पुरस्कार को कह सकते हैं, लेकिन दंड तो नकारात्मक है ना, तो इसलिए सकारात्मक प्रेरक नहीं ले सकते हैं हम, ए नंबर। स्वाभाविक प्रेरक भी नहीं है, अर्जित प्रेरक भी नहीं है, कृत्रिम प्रेरक है। क्यों है कृत्रिम प्रेरक, आपको बता देना चाहता है। अगर किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो जल्दी जल्दी पढ़ता है और अधिक से अधिक पुरस्कार लेना चाहता है। किसी बच्चे को दंड देते हैं तो वो पढ़ना छोड़ भी देता है या पढ़ना भी लगता है। पहले दंड दिया था तो बच्चे पढ़ते थे, अब दंड देंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहली बात क्या है, ये दोनों क्या है, कृत्रिम प्रेरक है, आर्टिफिशियल क्या है, मोटिवेशन मिलता है बच्चों को इससे। तो सबसे पहला बात आपको कृत्रिम प्रेरक, और ये जो आपका थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम जो है, लॉ ऑफ इफेक्ट्स जो है, ये इसी पर स्थापित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, जिन जिन लोगों ने सी दिया उनका सही है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने में। सुपर फास्ट तरीके से आज सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, गोल्डन टाइम हमारे लिए अभी है। चलिए जल्दी से आप लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को। और आप लोगों से एक बात मैं गुजारिश करता हूँ, आपको कैसा लगा इसका बैकग्राउंड कलर, आपको ग्रीन पे व्हाइट का देखने में कैसा लगता है। आप लोग जो जाइएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल होता है, ग्रीन पे व्हाइट लिखा रहता है, तो इसीलिए मैं इस तरह का बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो, आंख पे इफेक्ट नहीं पड़े और पढ़ने में मजा आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ ले होंगे आप लोग, आंसर भी दे दिए। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम के प्रक्रम, जो अधिगम जो होता है, लर्निंग जो प्रोसेस होता है में अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, है ना।
सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविध करता है, एक दसीय रूप से सोचने में सीखने वाले प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डी नंबर ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि सीखने वाले में रुचि को उत्पन्न करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उनका क्या है? सही है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पहले आ चुका है इसी टाइप का, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी क्वेश्चन आपका बनेगा। खेल रहेगा खेल, सबका आसान रहेगा, चुटकी मुड़ा दे सब क्वेश्चन को आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। आपके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि शिक्षण कुशलता सभी चीज से होता है। अब आपसे बोलिएगा तो काम चलेगा क्या? लिखना भी पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्रश्नों को हल करना भी पड़ेगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ, प्रश्न भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो ये तरीका जो है हमारा क्या होगा? सभी प्रोसेस शिक्षण कुशलता को दर्शाता है। ओके, चलिए टीचिंग जो स्किल्स है सो दिखा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने डी दिया है उनका क्या होगा? सही होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सुपर फास्ट स्पीड सुपर फास्ट स्टडी। चलिए आप लोग पढ़िए। किंडरगार्टन विधि, जल्दी से बताइए इसके प्रतिपादक कौन हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा में किंडरगार्टन प्रतिपादन किसने? किंडरगार्टन पद्धति को किसने दिया? उससे पहले मैं बताऊंगा किंडरगार्टन पद्धति होता क्या है। किंडरगार्टन पद्धति ऐसा पद्धति है जिसमें प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, 1 से 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं या प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उसे पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें बच्चों को उद्यान हो गया, जू हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था आपका शांति निकेतन, उस टाइप का नेचुरल इन्वायरमेंट बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे को अधिक से अधिक समझ में आता है, उससे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उस तरह का वातावरण को कहा जाता है। और वहाँ पे बच्चे का पढ़ाई अच्छा होता है, इसलिए प्ले स्कूल में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ लगाया जाता है स्कूल में, वाल में। तो इन्वायरमेंट ऐसा हो जो नेचुरल हो और उसे पढ़ने में मजा आए, खेल खेल विधि में वो पढ़ सके। तो ये बात सबसे पहले बताए थे कौन? फ्रोबेल ने दिया था। तो ये हमारा सबसे आंसर सही क्या हो जाएगा? फ्रोबेल महोदय ने दिया था। किस चीज को? किंडरगार्टन विधि को फ्रोबेल ने दिया था। तो हमारा आंसर सही सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट स्पीड से आप लोग देखें, क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बने रहिए। आज दिखा देना है कि आप लोगों में कितना दम है। आप सब सही करिए, सभी क्वेश्चन 100% सही करिएगा आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। आपके सामने क्वेश्चन रहा और जल्दी से कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप ये देखते हैं कि जब आप शिक्षक बन गए, परीक्षा पास करने के बाद स्कूल में देखते हैं कि लड़का बहुत तेज है क्लास में, अब क्या करेंगे? ये तो हमसे भी बेसी जवाब दे रहा है, हमको भी टकरा देता है जवाब देने में। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसे भगा देंगे? नहीं। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? नहीं, संतुष्ट नहीं रहना है। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऐसा बात नहीं है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया यहाँ पे हमें सी ऑप्शन ने, कि वह जैसे अधिक प्रगति करे वैसे ही उसे क्या करना है? सिखाना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। उसे उसके अभिभावकों को मतलब माता पिता को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। उसके पिताजी को माताजी को कहेंगे वह बहुत बुद्धिमान है, इससे नहीं काम चलेगा। वह बुद्धिमान है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थी नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंग उसे भी पढ़ाई, नहीं, उसे अधिक वर्क देंगे, उसे जैसे संतुष्टि मिले, उसे टफ क्वेश्चन दे देंगे और सबको नॉर्मल क्वेश्चन देके उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि आसान चीज़ को बार बार पढ़ के वो बोर हो जाए। उसके लिए स्पेशल हम व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का कुछ टफ क्वेश्चन को दे सकते हैं बनाने के लिए। तो ये तरीका हमें करना है ना। उसी के साथ चलेंगे। जिन जिन लोगों ने सी दिया बहुत सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। आप लोगों में से बहुत से तेज विद्यार्थी फटाफट जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि
आपको हम कह देंगे कि आप नहीं पढ़िए, आपके लिए नहीं है क्लास, सबके लिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का आंसर देना आसान है, उससे कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन आए कोई जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका एग्जाम निकलेगा। आपको पता सीट जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देने का, पहले का जो रटने की जो पद्धति था वो खत्म हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए और वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा गुरु क्लासेस ई लर्निंग में, जहां पे वो पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कैसे आप शिक्षक बने, आपका डेवलपमेंट करवाया जाएगा। यहाँ पे जो बने रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, पढ़ लिए, जवाब दीजिए आप लोग। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे अच्छा अधिगम विकास कहाँ अच्छे तरीके से परिभाषित करेंगे, तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखें आप लोग, बने रहें। आज क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास हो रहा है, चलिए जल्दी से देखें आप लोग। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। जल्दी से पढ़ें आप लोग, जवाब दें, तब मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अधिकतम उपस्थिति होगा वो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य हो, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे क्यूरियस है, बच्चे जानना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, जिस क्वेश्चन आप लोग कमेंट करें, कमेंट में आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपका कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिले जो कि आपको डाउट को दूर नहीं हो। पूरा डाउट को दूर करने का प्रयास करें। कक्षा में पूर्ण निरस्ता, ये गलत हो गया, तो हमारा क्या होगा आंसर? सी नंबर हो गया। तो जो नए हैं आप लोग, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना कि दूसरे भी इसका लाभ उठाएं और उसे अधिक से अधिक सीखने के लिए मिले, ऐसे कंटेंट मिले ताकि उसे अधिक से अधिक समझ में आए, है ना। उसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से देने का जवाब करें। आपके लिए है ये क्वेश्चन, आपके लिए है कि शिक्षक से संबंध में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। ये एक आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप, ये आपके थिंकिंग पे है, कोई मनोवैज्ञानिक का थिंकिंग नहीं है। यहाँ पे आपका थिंकिंग क्या कहता है, उस चीज को डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न का मतलब उससे क्या होना चाहिए कि उसमें एबिलिटी होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए अंदर में उसके, है ना। हम सभी एक क्या है? संसाधन है, साधन है। तो आप ऐसा साधन बने, है ना। तो उनके पास व्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। आपके पास बहुत धन पैसा संपत्ति है तो आप काहे टीचर बनिएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ये साधन नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर संपर्क होना चाहिए। आपको एकदम BO DO से ऊपर लेवल संपर्क है, स्कूल में जाइएगा, पैसा उठाइएगा, वो भी नहीं है यहाँ पे। वो करिएगा तो फंस जाइएगा। वो काम नहीं करना है आप लोगों को, अच्छा शिक्षक बनना है ना, ताकि आप अच्छा शिक्षक बन के समाज में पढ़ाओ। ऐसा नहीं आपने अच्छा से नहीं पढ़ा, विद्यालय में आपको अच्छा पढ़ाई नहीं मिला तो आप बदला लीजिएगा, है ना, कि हम बदला लेंगे बच्चे को खराब पढ़ा करके। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छा शिक्षक बनना है ताकि आपके साथ जो गलती हुआ, आपके साथ जो जाती हुआ, वो आगे बच्चों के साथ नहीं हो सके। इस सोच के साथ आप शिक्षक बनिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने की पर्याप्त ज्ञान होना। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे कहा दिया, दिल छू लेने वाला बात कहा दिया कि ये ऑप्शन कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक समस्याओं को हल कर सके। सी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और भी देखते हैं, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जो नहीं पॉपुलर होने का, पॉपुलर आप होने का जरूरत नहीं है। पॉपुलर होने आपका बाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, डजंट मैटर।
आपका मैटर करता है ये कि आप कितना अच्छा से बच्चों का समस्या का समाधान कर सकते हैं, बच्चे को संतुष्ट कर सकते। बच्चे आपके पास पढ़ने आए हैं, आपका स्टाइल देखने नहीं आए हैं, तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब शिक्षक बने तो हमेशा ये ध्यान है बच्चे की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, जैसे मैं आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी के साथ चलेंगे। जिन जिन लोगों ने सी दिया है वो निश्चित ही अच्छे शिक्षक बनेंगे, इसका फुल गारंटी मैं देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़ें आप लोग। चलिए पढ़ लेंगे, आंसर भी मन में सोच लेंगे, कॉपी में दे देंगे, कमेंट कर लेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में। अब बच्चों में संवेगात्मक समायोजन क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। संवेग मतलब इमोशन, तो संवेगात्मक समायोजन बच्चे कैसे इमोशनल एडजस्टमेंट कर पाते हैं, एनवायरनमेंट सब प्रभाव होता है, तो ये चीज को हमको समझना है। तो व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कक्षा शिक्षण में दोनों बात सही है, अनुशासन में ये बात भी सही, उपयुक्त सभी, तो सभी आंसर सही है कि आप में जो संवेग पे जो कंट्रोल है, संवेग को जो आप समायोजित कर पा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, कक्षा शिक्षण में डेवलप करेगा, है ना, कैसे बच्चे कक्षा शिक्षण को अच्छा कर सकें, और अनुशासन में भी अच्छा करेगा। तो ये चारों ऑप्शन आपका, तीनों ऑप्शन सही, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी। इस पर मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है कि दो दोस्त एक गाँव में रहते थे, ठीक है, दो दोस्त है ना एक गाँव में रहते थे। तो एक का इमोशंस डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, समाज के साथ वो अच्छा से बर्ताव करते, दूसरे में क्या इस चीज की कमी थी। जिसका आंसर क्या हुआ? जिसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा था, वो समाज में अच्छा थे, वो सबसे मिलजुल कर रहते थे और सभी तरह का डेवलपमेंट कर पाते थे, और दूसरा नहीं कर पाता था। तो पूछा क्या बात है भाई, आपका बहुत पसंदी हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो बोला कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है, मैं सब जगह अच्छा से है ना अपना डेवलपमेंट कर पाऊँ, अच्छा निर्माण करना, अनुशासन में रहता हूँ, तो हमें सब जानते। इसके बाद वो दूसरे दोस्त इस बात को सुन करके वो भी अपना डेवलपमेंट किया, और उसे भी आप लोग और लोग भी इज्जत देने लगे समाज में, जिससे क्या हो, उसका डेवलपमेंट दोनों आदमी को लोग जानने लगे। इसलिए हमें क्या करना है कि संवेगात्मक समायोजन करना, आप पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, जो कि समय के साथ बच्चों में आता है, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आज आप लोग पहुंच गए इस क्वेश्चन पे, तो समझ लिया आप लोगों ने फतेह हासिल कर लिया आज से डीपी कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही अच्छा आप लोग कर लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंतिम क्वेश्चन। इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर देने का कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही सही होगा। चलिए देखते हैं वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुशांसिक, नैतिक, शारीरिक। तो सबसे पहले वाइगोस्की जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वाइगोस्की जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, उसका अलग नाम है। जो सामाजिक, सांस्कृतिक और वो प्राइवेट स्पीच जो उस पे दिए हैं। तो यहाँ पे कह रहा क्या, वाइगोस्की बच्चों सीखने में किस कारक पे महत्वपूर्ण भूमिका देता है? समाज को। बिना समाज के बच्चे नहीं सीख सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कथन है। इसलिए हम कहते हैं, वाइगोस्की जी ने कहा है, बच्चे समाज में सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसलिए उन्होंने क्या दिया? ए को बल दिया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए दिया। समाज को और भाषा को अधिक महत्व दिया वाइगोस्की ने, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोग अच्छा जवाब दिए, बहुत ही आप लोग अच्छा से बने रहे। आप लोगों ने फटाफट स्पीड से पढ़ा, बहुत ही उम्मीद करते हैं आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आए और आप लोग एग्जाम में निश्चित पास करिएगा बहुत अच्छा नंबर से। सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग गुरु क्लासेस ई लर्निंग। अगर जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को यहाँ पे दबा दें आप लोग। अगर आपको अच्छा लगे, दूसरे को मदद करना चाहते हैं, तो अगर अच्छा कंटेंट लगे तो आप इसे शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे क्या कि आपको यूट्यूब में क्या एल्गोरिथम आए, ताकि सब कोई इसको देख सकें, लाभ ले सकें। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग बने रहें। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंप्लीट है ना कॉन्सेप्ट के साथ। और कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट करें, कमेंट देखने के बाद मैं आपको उस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।